SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। तो वर्ल्ड जीके में हम ग्लोबल इवेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं 1000 एडी से लेके टिल डेट तक हमने इनको इंशाल्लाह कवर करना है। तो लास्ट क्लास में हमने ग्लोरियस रेवोल्यूशन पे एंड किया था 1688 में इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ। तो आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। 1701 से 1714 तक स्पेन के अंदर एक किस्म की खाना जंगी होती है, वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन कहते हैं इसको। तो एक्चुअली ये एक सक्सेशन का मसला था, जानशीनी का मसला था। तो उस वक्त स्पेन जो थी एक आलमी ताकत थी। स्पेन के जो किंग थे चार्ल्स टू, उनकी वफात के बाद तख्त का जो वारिस था उसका तयन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुख्तलिफ जो यूरोपीय पावर्स थी स्पेन की कमजोरी का फायदा उठाती हैं और दुनिया में इसकी जो कॉलोनीज थी उनको इससे छीनना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो स्पेन आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो इसके नतीजे में भी ट्रीटी ऑफ ऑटरेक्ट 1713 में इसको साइन किया जाता है। इसके बाद फिर इसकी जानशीनी का जो मसला था वो हल होता है। तो वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन जो है 1701 से 1714 के दरमियान ये रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ग्रेट नॉर्दर्न वॉर। ठीक है, ग्रेट नॉर्दर्न वॉर जो थी ये रशिया, डेनमार्क और पोलैंड इन्होंने मिलकर लड़ी थी स्वीडन के खिलाफ। स्वीडन की सल्तनत नॉर्थ में सबसे स्ट्रॉन्ग सल्तनत थी इस दौर में 18th सेंचुरी के आगाज में। तो उसको कमजोर करने के लिए रशिया, डेनमार्क और पोलैंड मिलकर उसके खिलाफ जंग लड़ते हैं। तो इस जंग के बाद पीटर द ग्रेट की क़यादत में रशिया एक बड़ी यूरोपीय ताकत के तौर पे उभरता है। ठीक है, उस इरा में जो स्पेन की स्वीडन की जो ताकत थी वो खत्म की जाती है। तो ग्रेट नॉर्दर्न वॉर जो है ये 1700 से 1721 के इसका टाइमलाइन है, ये आपने याद रखनी है। और पीटर द ग्रेट इसको लीड करते हैं, रशिया के जो मोनार्क थे। उसके बाद जी फाउंडिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का एक सिटी है, इसकी बुनियाद 1703 में रखी गई। ठीक है, और उसके जो जार थे, ठीक है, पीटर द ग्रेट, उन्होंने बाल्टिक सी जो है उसके करीब एक नया कैपिटल सिटी तमीर करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से 1703 में। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ उतरेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं 1713 में। स्पेन की जो सक्सेशन थी उसको सॉल्व करने के लिए ट्रीटी साइन की जाती है। ओके, उसके बाद जी फर्स्ट ग्रेट अवेकनिंग। फर्स्ट ग्रेट अवेकनिंग बेसिकली ये एक मजहबी बेदारी का एक दौर था अमेरिका में। ठीक है, यूरोप में प्रोटेस्टेंट जो तहरीक थी मार्टिन लूथर किंग ने 1517 में जिसका आगाज किया। उसके बाद फिर अब आहिस्ता आहिस्ता इसका जो इन्फ्लुएंस है वो यूरोप के बाद अमेरिका में भी बढ़ गया। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेट अवेकनिंग इसको कहते हैं। 1730s और 1740s के दरमियान ये तहरीक जो है वो उधर भी फैल जाती है। उसके बाद आता है जी वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है सेंट्रल यूरोप में। ठीक है, तो उसकी जानशीनी का मसला होता है 1740 से 48 के दरमियान। ओके, ये ऑस्ट्रिया की जो क्वीन थी मारिया थेरेसा, उसकी तख्तनशीनी पर ये मामला शुरू होता है और यूरोपीय ताकतों में आपस में झगड़ा हो जाता है। तो इसका इख्तिताम जो ट्रीटी ऑफ एक्सली चैपली पे होता है। ठीक है, ओके जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास अमेरिकन रेवोल्यूशन आ जाता है। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन के साथ साथ हम अमेरिका की हिस्ट्री को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ यूएसए को, क्योंकि ये आपके वन पेपर और उसके बाद इंटरव्यू के लिए एक इंतहाई अहमियत की हामिल है और वर्ल्ड ग्लोबल पावर भी है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यूएसए की हिस्ट्री को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1492 में इटली के एक एक्सप्लोरर थे कोलंबस। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस वो अमेरिका पहुंचते हैं। तो वहां से अमेरिकन हिस्ट्री का जो मॉडर्न अमेरिकन हिस्ट्री है हमारे सामने आती है।
तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो 12 अक्टूबर 1492 को अटलांटिक ओशन के अंदर बहामास आइलैंड है, अमेरिका के बिल्कुल नजदीक, अमेरिका के ईस्ट में बहामास आइलैंड, ठीक है। तो वहां पे पहुंचते हैं। तो वो समझते हैं कि हमने एक्चुअली ये जो रास्ता था इंडिया जाने का वो मैंने ढूंढ लिया, लेकिन ये एक नए इलाके में आ गए। तो उन्होंने अमेरिका को दरियाफ्त किया। तो इनको स्पॉन्सर किया था जी उस वक्त के जो स्पेन के मोनार्क थे, क्वीन एलिजाबेला वन और फर्डिनेंड सेकंड, ठीक है। इन्होंने इसको स्पॉन्सर किया। तो ये बहमास पहुंच गए, ठीक है। एक्चुअली ये इंडिया आना चाह रहे थे, तो नए और आसान रूट की तलाश में, तो ये अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो आपने याद रखना ये बहमास पहुंचे थे, मेनलैंड अमेरिका नहीं आए थे, ठीक है। तो यहाँ जब पहुंचते तो उन्होंने यहाँ के जो नेटिव थे, जो यहाँ के नेटिव थे, उनको रेड इंडियंस का नाम दिया, ठीक है। तो रेड इंडियंस जब नेटिव अमेरिकन या इंडिजिनियस पीपल जो उनको कहते हैं। तो इस दिन के ऊपर भी 12 अक्टूबर को अमेरिका में कोलंबस डे मनाया जाता है। जो पोटैटो है वो नॉर्थ अमेरिका से पूरी दुनिया में इनको खिलाया गया, सबसे पहले वहां से इंपोर्ट किए गए, ठीक है। ओके, तो अच्छा उसके बाद जी ये क्योंकि मेनलैंड अमेरिका नहीं गए, बहामास में रहे, वहां से फिर ये वापस आ जाते हैं। तो इसके 10 साल बाद एक और इटालियन एक्सप्लोरर थे, अमेरिको वेस्पोशी, ठीक है। अमेरिको वेस्पोशी, आप इसके स्पेलिंग लिख लें, AMERICO VESPUCCI, अमेरिको वेस्पोशी। ये भी इटली से बिलोंग करते थे और स्पेन की स्पॉन्सरशिप में ये भी उस तरफ भी गए। तो ये फर्स्ट मैन है जिन्होंने फिर उसके बाद मेनलैंड अमेरिका के ऊपर कदम रखा। तो इनके नाम के ऊपर फिर इस जो न्यू फोनलैंड थी इसको अमेरिका का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये 1502 में मेनलैंड अमेरिका पहुंचे, ठीक है। तो इसके बाद फिर स्पेन और पुर्तगाल जो थे, ये दो मेजर पावर्स थी जो नए इलाकों को कॉलोनाइज कर रही थी। तो इनके दरमियान भी एक ट्रीटी हुई, उसके बारे में 1494 को, उसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास के नाम से, ठीक है। ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास 1494 में साइन की गई। तो इसका ये मकसद था कि जितनी भी कॉलोनीज आएंगी, नई पावर, हम नई कॉलोनीज बनाएंगे, इनको आपस में हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1494 में ये ट्रीटी साइन की गई। तो इस वक्त बरतानिया जो है इसका असर पूरी दुनिया में नहीं है, ठीक है। अभी तक स्पेन और पुर्तगाल जो है वो रूल कर रहे हैं। तो इंग्लैंड इसमें कब मैदान में आता है? इंग्लैंड 16th सेंचुरी के एंड में 1588 को जब स्पेनिश आर्मीडा को शिकस्त देते हैं ये, ठीक है, डिफीट ऑफ स्पेनिश, तो स्पेन को शिकस्त देते हैं। तो उसके बाद फिर अमेरिका और इस तरह के जो कॉलोनीज थी वहां पे बरतानिया का जो है वो आगाज होता है, ठीक है। तो जो यहाँ से मेजर इनके जनरल्स थे जिनको एडमिरल भी कहते हैं, इसमें सर वाल्टर रिलाये थे, ठीक है, और कैप्टन जॉन स्मिथ इसमें शामिल थे, ठीक है, बरतानिया की तरफ से। तो फिर वो पेपर में पूछता है कि अमेरिका के ऊपर बरतानिया का तसल्लुत कब और कैसे शुरू हुआ, ठीक है। तो डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मीडा 1588 के बाद 1607 में, ठीक है, 1607 में जाके ये नॉर्थ अमेरिका में अपनी पहली कॉलोनी जो है वो इसको एस्टेब्लिश करते हैं, पहली कॉलोनी इसको कैप्चर करते हैं। तो यूके ने अपनी फर्स्ट स्टेट नॉर्थ अमेरिका में कब और किस को कैप्चर किया? तो आपने याद रखना है वर्जीनिया स्टेट के ऊपर इनका 1607 को इनका कब्जा हुआ, ठीक है। तो ये पहली स्टेट थी जो बरतानिया के कब्जे में आई। 1607 में वर्जीनिया स्टेट थी और उसके बाद फिर 1732 तक बरतानिया ने, यूके ने नॉर्थ अमेरिका में 13 स्टेट्स पे कब्जा किया, ठीक है। 1732 तक, 1716 से 32 तक 13 स्टेट्स पे कब्जा किया। वो स्टेट्स कौन कौन सी थी? 1607 में इन्होंने वर्जीनिया पे कब्जा किया। 1620 में मैसेच्यूसेट्स पे इनका इक़्तिदार होता है। 23 में न्यू हैम्पशायर पे कब्जा करते हैं। 1632 में
मैरीलैंड इनके कब्जे में चला जाता है। और 1636 में कनेक्टिकट पे इनका इक़्तिदार होता है। 1636 में ही रोडस आइलैंड पे भी इनका कब्जा हो जाता है। और 1638 में डेलावेयर स्टेट पे कब्जा करते हैं। 1653 में नॉर्थ कैरोलिना और 1663 में साउथ कैरोलिना पे इनका कब्जा होता है। न्यूयॉर्क पे भी 1664 में कब्जा करते हैं और 1664 में ही न्यू जर्सी पे भी कब्जा कर लेते हैं। पेंसिल्वेनिया पे 1681 में और जॉर्जिया पे 1732 में। तो ये 13 स्टेट्स थी। 1607 से 1732 के दरमियान इनके ऊपर ये कब्जा करते हैं। तो इसके बाद फिर जब इनका कब्जा हो जाता है 13 स्टेट्स के ऊपर, तो यहाँ पे वो अपने कुछ रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स थे उनको यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। तो वो यहाँ पे इनके ऊपर सख्त किस्म के टैक्स लगाते हैं। ठीक है, तो इनको सप्रेस करने की पूरी कोशिश की जाती है। यहाँ के जो रेड इंडियंस थे, तो ये जो कॉलोनिस्ट थे, दे फेल्ट ओप्रेस्ड ड्यू टू टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इनको इक़्तिदार में कुछ भी हिस्सा नहीं दिया जाता, जस्ट इनको दबाया जाता है। ठीक है, तो पेपर में उसने पूछा हुआ कि वो इनके खिलाफ रिवोल्ट क्यों करते हैं, तो वो इस तरह से था कि इनको टैक्सेशन इनके ऊपर लगाई जाती है लेकिन इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती, उसकी वजह से ये रिवोल्ट करते हैं। ठीक है, तो जब ये रिवोल्ट कर रहे होते हैं तो फ्रांस जो है वो इसका फायदा उठाता है, तो इनको सपोर्ट करना शुरू करता है चुपके से, ये जो कॉलोनिस्ट थे 13 स्टेट्स के। तो उसके बाद फिर यूके और फ्रांस के दरमियान जंग शुरू हो जाती है कि आप इनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, हमारे खिलाफ क्यों इनको उभार रहे हैं। तो 7 ईयर्स वॉर बहुत मशहूर इवेंट है, आपने इसकी टाइमलाइन याद रखनी है। 7 ईयर्स वॉर ये 1756 से 1763 के दरमियान यूके और फ्रांस के दरमियान लड़ी गई। ठीक है, इससे पहले 100 ईयर्स वॉर, उसकी टाइमलाइन भी आपने याद रखनी है, 14th सेंचुरी में ये की गई थी। अच्छा, 7 ईयर्स वॉर जो है 1756 से 1763 के दरमियान लड़ी गई यूके और फ्रांस के दरमियान। तो आखिरकार यूके जो है वो जंग जीत जाता है, लेकिन इस जंग में इसका काफी ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, माली तौर पे इसको काफी नुकसान पहुंचता है। तो वो जो नुकसान है उसकी भरपाई भी वो इन्हीं से करना चाहता है। तो जो टैक्स थे वो मजीद सख्त कर दिए जाते हैं ये जो रेड इंडियंस हैं इनके ऊपर। तो 1765 में स्टैंप एक्ट आता है। ठीक है, तो स्टैंप एक्ट ये था कि यहाँ पे जो जितने ये पेपर्स भी यूज करेंगे तो उनके ऊपर भी ये टैक्स लगाया जाएगा। तो बेसिकली उनको स्प्रेस करना था लास्ट से, तो इस किस्म के उनके ऊपर एक्ट लागू किए जाते हैं। इसके नतीजे में फिर फ्रांस इनको मजीद सपोर्ट करता है चुपके से। तो यहाँ पे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है सन्स ऑफ लिबर्टी के नाम से। ठीक है, द सन्स ऑफ लिबर्टी, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन उसको बनाया जाता है तो फ्रांस की मदद से। उसके बाद ये जो सन्स ऑफ लिबर्टी है, इन्हीं की वजह से फिर बोस्टन टी पार्टी का इंसिडेंट होता है। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी ये इंटरव्यू के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर में भी आ सकता है, इसकी डेट पूछी जा सकती है। ठीक है, तो बोस्टन टी पार्टी का जो इंसिडेंट है ये 16 दिसंबर 1773 में होता है। ठीक है, 1773 में, 16 दिसंबर 1773 में। तो बोस्टन एक्चुअली मैसेच्यूसेट्स जो स्टेट है उसका कैपिटल सिटी है बोस्टन। ठीक है, तो वहां पे ये इंसिडेंट होता है। तो बेसिकली ये होता यूं है, ये कोई ऐसा नहीं था कोई टी पार्टी थी बैठ के चाय पीनी थी, तो उस तरह की पार्टी नहीं थी। ये चाय के कुछ कंटेनर आ रहे थे बरतानिया की तरफ से यहाँ पे, तो उनका ये इंसिडेंट है। होता यूं है कि ये जो यहाँ के गवर्नर्स थे, रॉयल गवर्नर्स, वो यहाँ के जो ब्रिटिश जो ट्रेडर थे उनको वो जो यहाँ पे चाय उन्होंने टी सेल करनी थी, उसके जो ऊपर जो उन्होंने टैक्स देना था वो उनको माफ कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर टैक्स है, उनका भी टैक्स जो मकामी लोग हैं उनसे वसूल किया जाता है। तो यहाँ के जो लोकल ताजिर थे वो भी, और जो कॉलोनिस्ट थे, उनमें मजीद गुस्सा पैदा होता है कि ये कर क्या रहे हैं, हमें हर तरह से दबा रहे हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हमें बिल्कुल नहीं दी जा रही, सिर्फ हमें दबाया ही जा रहा है। तो अच्छा वो सोचते हैं, तो सन्स ऑफ लिबर्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनकी मदद करती है। वो करते हैं इस तरह से कि उनको पता चलता है, फ्रांस की तरफ से उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि बोस्टन की जो पोर्ट है वहां पे बरतानिया से 3 जहाज आए हैं, 3 कंटेनर्स आए हैं, उनके ऊपर काफी ज्यादा टी है। ठीक है, चाय के कंटेनर है। तो ये 3 बड़े बड़े जहाज थे। तो इनके वो जो सन्स ऑफ लिबर्टी थे वो यहाँ के जो मुकामी कबायली लोग थे
उनकी ड्रेस नहीं रहती है, उनका बेस बदल के आते हैं और चुपके से इनके बाजू के ऊपर चले जाते हैं कि उनको लगे कि ये काम करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। तो वो जो बाजू के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो सीक्रेटली वहां से 342 जो संदूक थे, ठीक है, चाय के 342 छोटे छोटे कंटेनर थे, उनको वो समुद्र में डुबो देते हैं, आग में फेंक देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक तरह का बरतानवी हुकूमत के खिलाफ अलामती तौर पर एहतजाज था कि आप हमारे ऊपर जो टैक्स लगा रहे हैं इसको कम किया जाए। लेकिन इसका होता ही है कि इनका बरतानिया का गुस्सा मजीद सख्त हो जाता है। वो कहते हैं इतना बड़ा हमारा नुकसान हो गया है, तो वो इनके ऊपर मजीद टैक्स लगाते हैं। इनको यहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो जाती है, ठीक है। ये जो कॉलोनिस्ट से और कॉलोनाइजर्स, इन दोनों के दरमियान वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो जाती है। आपने इसकी टाइमलाइन याद रखनी है, ठीक है। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो 1775 से लेके 1783 तक, 1775 टू 1783 ये टाइमलाइन है। इसके दौरान अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो शुरू हो जाती है। तो यूके के उस वक्त मोनार्क किंग जॉर्ज 3 थे, उनके दौर में होती है। तो ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इसको जॉर्ज वाशिंगटन ये लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। इस जंग के लीडर होते हैं, जो बाद में फिर अमेरिका के पहले सदर भी बनेंगे। तो उसके बाद अच्छा, इसके दौरान ही फिर ये जो 13 स्टेट्स थी, इनके आपस में इनके जो नुमाइंदे हैं वो मिलकर अपनी कांग्रेस बना लेते हैं। इसको कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो है इसकी फाउंडेशन 1774 में रखी जाती है। तो उसके बाद फिर ओके, 4 जुलाई 1776, ठीक है, 4 जुलाई 1776 ये डेट आपने याद रखनी है। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का दूसरा इजलास चल रहा होता है फिलाडेल्फिया में, ठीक है। तो वहां पे फिर अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किया जाता है, अमेरिका की आज़ादी का ऐलान किया जाता है। 4 जुलाई 1776 से अमेरिका की इंडिपेंडेंस डे भी मनाया जाता है, ठीक है। हम इसको पढ़ चुके हैं। तो पेपर में पूछते हैं आपसे कि अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो ये इसका जो मसौदा था ये किसने तैयार किया था, ठीक है। तो आपने उस बंदे का नाम याद रखना है जिसने अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को प्रिपेयर करता है, वो था टॉमस जेफरसन, ठीक है। टॉमस जेफरसन नाम, इसका स्पेलिंग आप लिखो THOMAS, टॉम्स JEFFERSON, टॉमस जेफरसन। तो टॉमस जेफरसन जिन्होंने अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को प्रिपेयर किया था, वो बाद में अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट भी बनेंगे, ठीक है। थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए भी बनेंगे बाद में वो। तो अच्छा, तो ये अमेरिका की इंडिपेंडेंस की डेट आपने याद रखनी है 4 जुलाई 1776। तो उसके बाद जी अमेरिका का फ्लैग कब तैयार किया गया, अमेरिका का जो झंडा है वो कब उसको बनाया गया। तो ये 14 जून 1777 को इसको बनाया गया, ठीक है। बेटी रॉस नामी बंदा था जिसने इसको डिजाइन किया, ठीक है। जैसे पाकिस्तान का जो फ्लैग है मीरुद्दीन कदवाई ने डिजाइन किया, तो जो यूएसए का फ्लैग है वो बेटी रॉस, BETSY, बेटी रॉस ROSS, उसने इसको डिजाइन किया। तो बेसिकली ये उसकी 13 स्ट्रिप्स थी इसके ऊपर, रेड एंड व्हाइट 13 स्ट्रिप्स, 13 लाइंस थी, और जो तीनों ओरिजिनल कॉलोनीज हैं 13 उनको रिप्रेजेंट करती थी, और 13 उसके अंदर सितारे थे, वो भी इन तीनों कॉलोनीज को रिप्रेजेंट करते थे ब्लू फील्ड के अंदर, ठीक है। जो ब्लू इसका कलर है उसमें 13 सितारे थे इनिशियली। फिर बाद में उसकी 50 स्टेट्स हो गई, बाद में उन्होंने स्टेट्स को परचेज किया, तो स्टार्स की तादाद बढ़ा के 50 कर दी गई। तो जो स्ट्रिप्स हैं वो ओरिजिनली 13, वही जो इसकी फर्स्ट स्टेट थी वो आज भी मौजूद है, ठीक है। तो इसके 14 जून 1777 को इसको डिजाइन किया गया बेट्सी रॉस के द्वारा। अच्छा, तो नेक्स्ट है जी, अच्छा लेकिन अभी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही है, ये तो उन्होंने खुद इसका ऐलान किया है ना, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही है 1783 तक रहेगी। तो इसमें जो फ्रांस है वो इसमें मीडिएट करेगा, ठीक है। इन दोनों के दरमियान बरतानिया और जो कॉलोनिस्ट हैं उनके दरमियान 13 स्टेट्स हैं, उनके दरमियान फ्रांस मीडिएट करता है। तो 3 सितंबर 1783, ठीक है, इसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस के जरिए ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इसको खत्म किया जाता है 3 सितंबर 1783 को, 1783। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म होती है। तो उसके बाद फिर 17 सितंबर 1787 को कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन मुनक्कद की जाती है, जॉर्ज वाशिंगटन इसको हेड करते हैं।
तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये मीटिंग की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट बनाया जाएगा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का था, ठीक है, इसका मसौदा किसने क्राफ्ट किया? तो अपने बंदे का नाम याद रखना, जेम्स मेडिसन। जेम्स मेडिसन, JAMESMEDISON। ये बाद में टॉमस जेफरसन के बाद अमेरिका के चौथे प्रेसिडेंट भी बनेंगे, ठीक है, जेम्स मेडिसन, ठीक है, फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो इसमें 13 में से 9 स्टेट्स जो है वो इसको रेटिफाई करती हैं, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर फाइनल जो सिग्नेचर होते हैं वो जॉर्ज वाशिंगटन इसको करते हैं। ओके, 13 अप्रैल, ओके 30 अप्रैल 1788 को इसको रेटिफाई कर दिया जाता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जेम्स मेडिसन ने इसको तैयार किया था। 1788 को इसको रेटिफाई कर दिया जाता है। तो ये दुनिया का, और इसको इम्प्लीमेंट जो है वो मार्च 1789 में किया जाता है, ठीक है। तो दुनिया का शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर इसके वर्ड को काउंट किया जाए तो ये शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड भी है। इसके जो वर्ड्स हैं उनकी तादाद 4543 है। तो ये शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया में, ठीक है। और आपको पता है इसके 7 आर्टिकल्स है, 27 इसमें अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अपने याद रखना है, 280 आर्टिकल्स है इसमें, ठीक है। और यूएनओ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें 111 आर्टिकल्स है, ये भी अपने याद रखना है। उसके बाद फिर 2 फरवरी 1790, ठीक है, तो यूएसए की सुप्रीम कोर्ट जो है इसको बनाया जाता है। ओके, यूएसए के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। 1799 से 1797 तक ये रहे। 1789 टू 1797 यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे। सेकंड प्रेसिडेंट जो उनका नाम भी आपने याद रखना है, जॉन एडम्स, ADAMS, जॉन एडम्स। ये सेकंड प्रेसिडेंट है अमेरिका के। 1797 से 1801 इनका टेन्योर है। थर्ड प्रेसिडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, थॉमस जेफरसन, जिन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था। 1801 से 1809 के दरमियान ये रहे। तो इनके बाद फिर जेम्स मेडिसन बने, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्राफ्ट किया था। 1809 से 1817 तक रहे। तो ये 3-4 जो पहले प्रेसिडेंट है इनके नाम आपने याद रखने हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके नाम भी हम याद रखेंगे, तो वो हम आगे इनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसके बाद जी अमेरिका का जो पहला कैपिटल सिटी था वो न्यूयॉर्क सिटी था, ठीक है। तो 1785 से लेके 1800 के दरमियान जो कैपिटल सिटी था अमेरिका का वो न्यूयॉर्क था, ठीक है। और न्यूयॉर्क को बिग एप्पल सिटी और सिटी ऑफ स्काईस्क्रेपर्स भी कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अच्छा, इसको बिग एप्पल सिटी क्यों कहा जाता है न्यूयॉर्क को? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हो या इस तरह का कोई पॉइंट आ जाए, तो अगर आप ही इसको बता दें कि इसको इसका अदर नाम ये भी है, तो पूछेगा इसको बिग एप्पल सिटी क्यों कहते हैं। तो बिग एप्पल सिटी इसको इस वजह से कहते हैं कि 1920s में यहाँ पे ये जो है हॉर्स रेसिंग एक गेम बड़ी फेमस थी। तो जो हॉर्स ट्रेडर्स थे ना, वो एप्पल, बिग एप्पल एज अ स्लैंग वर्ड यूज करते थे, ठीक है। बिग एप्पल एज अ बिग प्राइज, इस वर्ड को वो यूज करते थे। जहाँ के जो हॉर्स ट्रेनर्स थे, घोड़ों को जो तरबियत देने वाले थे। तो ये जो टर्म है बिग एप्पल, जो न्यूयॉर्क सिटी है, इसने काफी ज्यादा इसमें प्राइजेस हासिल किए। तो न्यूयॉर्क मॉर्निंग टेलीग्राफ में एक स्पोर्ट्स राइटर थे, जॉन फिट्जगेरलैंड, ठीक है, जॉन फिट्जगेरलैंड, JOHNFITZGERALD, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स राइटर थे न्यूयॉर्क मॉर्निंग टेलीग्राफ में। तो उन्होंने सबसे पहले इस टर्मिनोलॉजी को यूज किया न्यूयॉर्क सिटी के लिए, बिग एप्पल सिटी। तो वहां से ये मशहूर हो गया, ठीक है। तो इस वजह से इसको बिग एप्पल सिटी भी कहते हैं, ठीक है। अमेरिका का पहला कैपिटल सिटी है। 1785 से 1800 के दरमियान तक ये रहा। ओके, तो ये जो सिटी है ये हडसन रिवर के किनारे के ऊपर वाक़ है, ठीक है। हडसन रिवर के किनारे के ऊपर वाक़ है। आपको पता है न्यूयॉर्क में ही यूएनओ का हेडक्वार्टर भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ओके, तो ये हडसन रिवर के किनारे के ऊपर है, ठीक है, जो कि अटलांटिक कोस्ट पे है। उसके बाद उसके बाद कैपिटल सिटी जो है वाशिंगटन डीसी, वहां पे इसको शिफ्ट कर दिया गया। तो वाशिंगटन जो है, वाशिंगटन डीसी जो है
ये जी जॉर्ज वाशिंगटन, इनके जो फाउंडिंग फादर हैं, उनको ऑनर करने के लिए इसका नाम रखा गया वाशिंगटन डीसी। डीसी होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है, ये भी अपने याद रखना, इंटरव्यू के बारे से हमें। वाशिंगटन डीसी, डीसी होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये इसकी एब्रीविएशन है। तो कोलंबिया एक हिस्टोरिक और पोएटिक नेम है, और 18वीं सदी में 17 और 18 में इसको कोलंबिया भी कहा जाता था, कोलंबस के नाम के ऊपर अमेरिका को, ठीक है। तो बस इसी का क्या मतलब हुआ, वाशिंगटन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। तो ये इसका अमेरिका का आज का कैपिटल सिटी है। और इसके बाद जी अमेरिका का कैपिटल सिटी जब शिफ्ट करना था, तो यहाँ पे फिर इनका जो प्रेसिडेंशियल हाउस है उसकी प्रिपरेशन शुरू की गई, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। तो 1792 से लेके 1800 के दरमियान में ये जो अमेरिका का आज का व्हाइट हाउस है, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। तो शुरू में इसका नाम प्रेसिडेंशियल हाउस था, इसका ओल्ड नेम जो है वो प्रेसिडेंशियल हाउस था। तो बाद में फिर 1801 में चेंज करके इसको व्हाइट हाउस का नाम दे दिया गया। तो हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू सेटल इन द व्हाइट हाउस, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाइट हाउस में सबसे पहले कौन से अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने रहाइश अख्तियार की। तो ये जेम्स जॉन एडम्स सेकंड प्रेसिडेंट है, ठीक है। 1800 1800 में ये यहाँ शिफ्ट हुए। तो ओके, वाशिंगटन डीसी को सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंसेस भी कहते हैं, सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंसेस, ठीक है। तो ये पोटोमास रिवर के किनारे के ऊपर वाक़या है, ये भी अटलांटिक कोस्ट के ऊपर ही है। सर उसके बाद आवाज आपसे ब्रेक पूछ हो रही सकते है हैं, आपकी। ओके ठीक है जी। तो आपसे पूछा जा सकता है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कि व्हाइट हाउस में सेटल हुए। तो वो जॉन एडम्स थे, सेकंड प्रेसिडेंट। 1800 में ये वहां शिफ्ट होते हैं। तो 1801 में फिर ये जो व्हाइट हाउस, इसका नाम रखा जाता है, पहले इसका नाम प्रेसिडेंशियल हाउस था। वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमास रिवर के किनारे पे वाक़ है, इसको सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंसेस भी कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखें जी, 13 स्टेट्स के बाद जो इन्होंने सबसे पहले स्टेट परचेज की वो कौन सी थी, कब की और किससे परचेज की, ठीक है। तो इसमें 1803 में, सॉरी ओके, 1803 में लुजानिया स्टेट है जो अमेरिका ने परचेज की फ्रांस से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट परचेज बाय यूएसए वाज लुजानिया स्टेट, और उन्होंने फ्रांस से ये परचेज की 1803 में। उसके बाद स्पेन से इन्होंने फ्लोरिडा, जहाँ पे मियामी बीच भी है, ठीक है, इसको उन्होंने स्पेन से 1819 में परचेज किया, ठीक है। उसके बाद अमेरिका की एक स्टेट इसमें ऐड होती है, मैक्सिको, ये वाली टेक्सास स्टेट, ठीक है। तो टेक्सास स्टेट बेसिकली मैक्सिको का पार्ट थी, तो मैक्सिको के साथ उसके मामला खराब हो जाते हैं। तो 1835 में जो टेक्सास है वो उससे मैक्सिको से अलग हो जाती है, और अमेरिका को वो ज्वाइन करना चाहती है। लेकिन जो मैक्सिको था वो ना तो इसकी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करता है और ना उसके भी खिलाफ अमेरिका इसको अनेक्स करे। तो वो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाता है कि ये दोबारा हमें ज्वाइन करें, वहां पे अपनी मिलिट्री भेजता है। तो 1846 में यूएसए भी अपनी मिलिट्री जो यहाँ पे भेज देते हैं, ठीक है। तो 1845 में यूएसए भी यहाँ पे अपनी मिलिट्री को लॉन्च कर देता है। तो इसको स्टेट को अनेक्स कर लेता है, टेक्सास स्टेट को। जनरल टेलर इसको लीड कर रहे थे इस जंग को, जो बाद में अमेरिका के बाद में सदर भी बनते हैं। तो इसको वो अनेक्स कर लेते हैं 1845 में। तो उसके बाद मैक्सिको और यूएसए के दरमियान जंग शुरू हो जाती है, इसको कहते हैं मैक्सिको अमेरिकन वॉर, ठीक है। तो मैक्सिको अमेरिकन वॉर की जो मेन रीजन थी वो ये थी कि टेक्सास स्टेट है, इसको वो अनेक्स करते हैं, तो उसके ऊपर जंग शुरू हो जाती है। तो 1846 से 1848, ठीक है, 2 साल की जंग रहती है। इसका आपको टाइम नहीं याद। सर आपकी आवाज सबसे क्लियर नहीं आ रही। ओके ठीक है जी, अब मेरी बात
जी काइंडली कन्फर्म करें, मेरी आवाज आप तो नहीं काट रही? सर अभी भी ऐसे ही है, नहीं सर, अभी भी डिस्ट्रैक्शन है। बिल्कुल ऐसे ही है। जस्ट अभी दोबारा ज्वाइन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर दाऊद बताइएगा, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आपकी आ रही है। ओके ठीक है, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे जी अमेरिकन वॉर। ठीक है, मैक्सिको अमेरिकन वॉर जो है, इसकी जो बुनियादी रीजन थी वो थी टेक्सास स्टेट। ठीक है, टेक्सास स्टेट जो थी ये मैक्सिको का पार्ट थी। तो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ इनके मामला आपस में खराब हो जाते हैं, तो ये उनको छोड़ के यूएसए को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो 1835 में ये को छोड़ देते हैं, अपनी आजादी का ऐलान कर देते हैं टेक्सास स्टेट मैक्सिको से। तो ये क्योंकि ये यूएसए को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैक्सिको ना तो इनको रिकग्नाइज करता है इनकी इंडिपेंडेंस को, और वो यूएसए के साथ मिलने पे भी इनके खिलाफ था। तो 1845 में फिर यूएसए अपनी आर्मी यहाँ पे लॉन्च कर देते हैं, इस टेरिटरी को अनेक्स कर देते हैं। ठीक है, तो जनरल जकारे टेलर, ZACHARYTAYLOR, जो अमेरिका के बाद में प्रेसिडेंट भी बनते हैं बाद में, तो वो आर्मी को लीड कर रहे थे टेक्सास में। तो जब ये वहां पे 1845 में इसको अनेक्स कर लेते हैं, तो फिर मैक्सिको की अमेरिका के साथ जंग शुरू हो जाती है। तो इसकी टाइमलाइन आपने याद रखनी है, 1846 से 1848 के दरमियान ये जंग लड़ी गई। ठीक है, तो इस जंग के बाद फिर इसका इख्तिताम ट्रीटी ऑफ ग्वादेलुप हिडाल्गो, ट्रीटी ऑफ ग्वादेलुप हिडाल्गो 2 फरवरी 1848 को ये ट्रीटी साइन की जाती है। इसके स्पेलिंग आप लिख लें, GUADALUPE ठीक है, ट्रीटी ऑफ गुदालुप हिडाल्गो 2 फरवरी 1848 को ये साइन की जाती है। तो इस ट्रीटी के तहत जो मैक्सिको है वो अपनी टेरिटरी तकरीबन 55% उसकी जो टेरिटरी है वो यूएसए के आगे हार जाता है। तो इस टेरिटरी में कैलिफोर्निया, नवेदा, एरिजोना ये शामिल थी। ठीक है, तो इस जंग का अच्छा खासा नुकसान टेक्सास को लेते रहते 3-4 मजीद स्टेट्स वो से हाथ धो बैठता है मैक्सिको, तो ये भी यूएसए का पार्ट बन जाती है। उनमें जो कैलिफोर्निया स्टेट है, इसके बारे में आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। ये पॉपुलेशन के एतबार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट है कैलिफोर्निया स्टेट। ठीक है, और पैसिफिक कोस्ट के ऊपर ये मौजूद है। ये नॉर्थ अमेरिका की हॉटेस्ट और डीपेस्ट प्लेस है। ठीक है, हॉटेस्ट सबसे गर्मी है यहाँ पे, डीपेस्ट प्लेस है, 86 मीटर इसकी डेप्थ है। ठीक है, इसको डेथ वैली भी कहते हैं कैलिफोर्निया स्टेट को। कैलिफोर्निया स्टेट के हवाले से भी आप याद रखिएगा कि यहाँ पे सिलिकॉन वैली भी है। ठीक है, कैलिफोर्निया में सांता क्लारा नामी काउंटी जो है, SANTACLARA, सांता क्लारा नामी जो काउंटी है, वहाँ पे सिलिकॉन वैली मौजूद है, और मेजर टेक्नोलॉजी हब्स जो है उनके हेडक्वार्टर यहाँ पे हैं। मिसाल के तौर पे आप इंटेल का हेडक्वार्टर देख लें तो ये भी सांता क्लारा में मौजूद है। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, जो जितने भी इम्पोर्टेंट स्टार्टअप्स जिन्होंने लॉन्च किए वो वहाँ के की पैदावार थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की। तो ये भी पालो आल्टो में मौजूद है कैलिफोर्निया में। और इसके अलावा गूगल का हेडक्वार्टर जो है वो माउंटेन व्यू में मौजूद है सांता क्लारा में। इसके अलावा एप्पल के हेडक्वार्टर जो है वो भी क्यूपर्टिनो में मौजूद है। ठीक है,
CUPERTINO क्यूपर्टिनो, यहाँ पे एप्पल के हेडक्वार्टर है। तो ये तमाम हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया में, सांता क्लारा में, सिलिकॉन वैली में है। ठीक है, इसके अलावा जी लॉस एंजलिस अमेरिका का इंपॉर्टेंट सिटी है। यहाँ पे हॉलीवुड इंडस्ट्री के हवाले से ये मशहूर है। ठीक है, गोल्डन गेट ब्रिज के हवाले से हम पढ़ चुके हैं, सैन फ्रांसिस्को का में ये मौजूद है। तो ठीक है, ये कुछ अहम पॉइंट्स थे अमेरिकन हिस्ट्री में। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम यहाँ से ही इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।